रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पिछली बार आपकी वजह से भाजपा हार गई पार्लियामेंट यहाँ की। मैंने वो चुनाव अपने सम्मान के लिए लड़ा था, लोकली लड़ा था, बट उसके प्रभाव से भाजपा का ये नहीं मानता। चुनाव जीतने और हारने में बहुत सारे पक्ष होते हैं, सिर्फ एक पॉइंट को आप लेके उसको कॉज एंड फैक्टर में नहीं कर सकते। या और दूसरा जो आपने कहा कि उसका रिजल्ट है, तो बिल्कुल इसका रिजल्ट नहीं है। पीएस रहे, ऐसे अधिकारी रहे जो एक तरीके से एनकाउंटर के लिए भी जाने जाते रहे, नौकरी कर रहा था, अच्छा कर रहा था, अच्छा चल रहा था, करियर भी वहां पे कुछ गलत गड़बड़ नहीं था। लेकिन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि आप रुक जाते हैं। आपका एक अपना एरिया होता है, एक जुरिसडिक्शन होता है, उसके बाहर आप ना बोल सकते हैं ना सोच सकते हैं। पॉलिटिक्स में वो जुरिसडिक्शन का फाउंडेशन नहीं डेफिनेटली मना किया था, सभी ने मना किया था। कौन चाहेगा कि जिस घर में एक सिपाही की नौकरी नहीं मिल रही है, लड़का आईपीएस बन गया है, कौन चाहेगा कि भाई इतनी सेटल्ड जिंदगी जो कि सामने आपका फ्यूचर भी डिफाइंड है कि आप 14 साल में आपको डीआईजी बनना, 18 में आईजी बनना, 25 में एडीजी बनना, 30 में डीजी बनना। आइडेंटिटी एज अ धाम होना चाहिए। लेकिन इसका आप देखेंगे कि जिस तर्ज पे मथुरा, अयोध्या, काशी बना, उस तर्ज पे बक्सर नहीं बन पाया। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे साथ आनंद मिश्रा हैं। बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और गांव-गांव इस वक्त घूम रहे हैं। उनके चुनावी कैंपेन में हम इस वक्त साथ हैं। स्वागत है आनंद जी। ये बताइए कि कैसा है चुनाव और आपका चुनाव क्यों खास है? देखिए, चुनाव तो आपकी यहाँ पे बहुत ही मतलब मजेदार है एक तरह से देखे तो, इन द सेंस कि लोग अब सब ये समझ चुका है ना, कि चुनाव में क्या लेफ्ट राइट चलता है, ये लोगों को समझ में, आप जब जाके बात करेंगे उनको एकदम क्लैरिटी है। आज तो मैं एक गांव में गया है, वहां पे पता नहीं उसके फुटेज भी मेरे पास होंगे। एक महिला थी, एकदम ऐसा पीट पीट के बोल रही है, अरे हमको खाना खिला रहे हैं मोदी, हमको घर चला रहे हैं मोदी, हमको नौकरी दिला रहे हैं मोदी, और ये लोग कौन आता है वोट मांगने वाला दूसरा सब? हाँ जाओ भाई, एकदम एक तरफा वोट है, सब भाजपा को मिलेगा। लोग ये बात समझ गए हैं कि एक होता ना कि वादों की राजनीति और इरादों की राजनीति दो अलग चीजें हैं। तो जो इरादों की राजनीति भाजपा और एनडीए सरकार ने दिखाया है, तो लोग एकदम एक तरफा मन बना के रखे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको जो रिजल्ट है वो अप्रत्याशित और एक तरफा नजर आएंगे भाजपा और एनडीए के पक्ष में। पिछली बार आपकी वजह से भाजपा हार गई पार्लियामेंट यहाँ की। आपको लगता है कि उसका ही फल मिला है क्योंकि आपने अपनी ताकत दिखाई? नहीं, ये बहुत गलत बात है, मेरे चलते नहीं हारी है ना। ये एक गलत आकलन है, लोगों को मोटा मोटा सुपरफिशियली देखते हैं। भाजपा बड़ी गंभीर पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता या किसी को इतनी ताकत नहीं होगी भाजपा को हरा देगा, इसीलिए उसको ऐसे नहीं देखा जाए। दूसरा है कि भाजपा मुझे पकड़ के नहीं अपने में भर्ती करा कि नहीं आनंद जी आप आज आप पुलिस कर लीजिए, और मैं हूं जो जाके भाजपा को रिक्वेस्ट किया कि मुझे भाजपा में आना है। हाँ, मुझे एक जगह चाहिए, मैं यहाँ से भाजपा के मन से काम करना चाहता हूँ। तो जब भाजपा को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जैसे कितने लोग घूम रहे हैं। भाजपा जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, गंभीर मतलब बहुत इन डेप्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऐसा गलत फहमी है और या गलत नैरेटिव लोग ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि मेरे प्रभाव से ऐसा होगा। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैंने वो चुनाव अपने सम्मान के लिए लड़ा था, लोकली लड़ा था, बट उसके प्रभाव से भाजपा का ये नहीं मानता। चुनाव जीतने और हारने में बहुत सारे पक्ष होते हैं, सिर्फ एक पॉइंट को आप लेके उसको कॉज एंड फैक्टर में नहीं कर सकते। या और दूसरा जो आपने कहा कि उसका रिजल्ट है, तो बिल्कुल इसका रिजल्ट नहीं है। ये अब शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व को पता होगा कि क्यों ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। लेकिन जब जिम्मेदारी दी गई है तो हम लोग पूरे संगठनिक तौर पर एकत्र होकर एक साथ हम लोग इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन आनंद जी, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? आप एक आईपीएस रहे, ऐसे अधिकारी रहे जो एक तरीके से एनकाउंटर के लिए भी जाने जाते रहे असम में, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कि इतनी कम उम्र में छोड़ के लोग सोचते हैं हम रिटायर हों तब हम अपना पॉलिटिकल करियर बनाएं, और आप हैं कि बीच में ही छोड़ के चले आए कि नहीं हमको राजनीति करनी है? क्योंकि देखिए कि उम्र, एज, ये भी एक फैक्टर होता है। एक एज के बाद में आपको वो जोश, अभी जैसे हम लोग इस कैंपेन में मेरे साथ एक दिन चलिए, हम लोग उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, सब करते हैं, है ना। हम लोग ऐसे पैदल पैदल चलने वाले कैंपेन नहीं है। पूछे लड़कों से, दौड़ते भी बीच में कहीं 100 मीटर दौड़ते हैं हम लोग। दौड़ते हुए कैंपेन? दौड़ते भी है, क्योंकि खाली रास्ता है तो धीरे क्यों जाना, दौड़ो, उसको जल्दी कवर करो। तो अब ये तब मैं 60 के बाद कैसे करता, शायद मुश्किल होता। तो ये जो जज्बा अभी आपको दिख रहा है, यही मेरे काम में भी दिखेगा आपको। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जज्बा जो है, जो एनर्जी है, उसको पूरी तरह से मैं 100% अपने पब्लिक सर्विस में लगा सकूं। नौकरी कर रहा था, अच्छा कर रहा था, अच्छा चल रहा था, करियर भी वहां पे कुछ गलत गड़बड़ नहीं था। लेकिन
आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि आप रुक जाते हैं। आपका एक अपना एरिया होता है, एक जुरिस्डिक्शन होता है, उसके बाहर आप ना बोल सकते हैं ना सोच सकते हैं। पॉलिटिक्स में वो जुरिस्डिक्शन का फाउंडेशन नहीं है। आप कुछ भी सोच सकते हैं जो जनहित में हो, पब्लिक के हित में हो। तो जो आइडियाज है कि दिमाग में है ना उबलते रहते हैं कि किस कुछ चीज को कैसे ठीक करना है, एक मेरे अंदर वो इन्नेट एक ये चीज है। तो इसलिए मुझे लगा कि जो आइडियाज हैं उसको अगर जमीन पर उतारना है तो मुझे सदन का रास्ता या संगठन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ के सोचा एक ही तो जीवन है, ना जाने कल हो ना हो, तो इसीलिए मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ के। लेकिन आईपीएस की नौकरी छोड़ना बड़ी बात होती है, वो भी मिडवे। यस इट्स बहुत बड़ी बात है। मैं खुद बहुत प्रेशर से गुजरा हूँ इसको लेके, पर्सनल भी, पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोशल लेवल पे। तो इसके इश्यूज तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आसान नहीं था। परिवार ने आपको छोड़ने से मना किया था? नहीं, डेफिनेटली मना किया था, सभी ने मना किया था। कौन चाहेगा कि जिस घर में एक सिपाही की नौकरी नहीं मिल रही है, लड़का आईपीएस बन गया है, कौन चाहेगा कि भाई इतनी सेटल्ड जिंदगी जो कि सामने आपका फ्यूचर भी डिफाइंड है कि आप 14 साल में आपको डीआईजी बनना, 18 में आईजी बनना, 25 में एडीजी बनना, 30 में डीजी बनना, इतना डिफाइंड करियर सेट को कौन चाहेगा कि आप छोड़ दो। डेफिनेटली वो था एक मतलब उसके लिए एक रिपल्शन तो था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट फिर भी मैंने कहा, यही बात को कहा कि नहीं ये जरूरी है और ये जनहित में जरूरी है, ये मेरे जीवन के हित में जरूरी है कि अगर मैं पैदा हुआ तो सिर्फ नौकरी करके मर जाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। तो समहाउ, लेकिन ये गलत नहीं है जो नौकरी कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा माइंडसेट जो था वो कम्प्लीटली था कि इस जीवन में जितना हो सके मैं दे सकूं, तो इसीलिए प्रयास, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी यंग जो टैलेंट है, अब मैं कुछ नाम लेता हूं, अन्नामलाई वो भी आए, आप यूपी में देखें तो असीम अरुण वो आए और आज मंत्री बन गए, तो ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी ऐसे लोगों को बुलाती है, या आपका अपना ही ध्येय था कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स ही करना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बुलाती है, मुझे तो बीजेपी ने बुलाया नहीं, पर से ऐसा बोलना गलत होगा, है ना। इवन अन्ना मेरा बैचमेट ही है, तो अन्नामलाई आपके मेरे से प्रभावित रहे क्या? कह सकते हो सकता है कि प्रभावित भी रहे हो, है ना, बट डेफिनेटली एक दूसरे से सीखते हैं। बट इंडिपेंडेंट डिसीजन था मेरा। लेकिन बीजेपी क्या चाहती है, मैं इस बात को समझता हूँ कि बीजेपी ना क्वालिटी को रिस्पेक्ट करती है। उन्हें पता है कि जनहित में काम करना है, यहाँ मदारी का खेल नहीं चल रहा है कि आप बस आइए सबको एक एक लड्डू मिलना चाहिए। अरे क्यों मिलना चाहिए? हाँ, आपको नहीं, सबको एक एक, मतलब वो चीज नहीं। बीजेपी इसको बड़ा अच्छे से बैलेंस करती है कि संगठन को कैसे लेके चलाना है और देश को कैसे चलाना है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। तो हर तरह के लोगों को मौका देती है। उस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही तरह के लोगों को मौका नहीं मिल सकता ना, हर तरह का, उसमें भी तो वैरायटी चाहिए। तो आई थिंक वो बैलेंस बीजेपी करती है, जिसमें कि हम जैसे कुछ लोग हैं जो कि आपको मतलब ऊपरी तरह से सुपरफिशियली वो बेनिफिट होते हुए नजर आते हैं। आप जनसुराज में रहे, उसके यूथ विंग को आपने हेड किया, आखिर जनसुराज की यात्रा, और इस वक्त आप प्रशांत किशोर को देख रहे होंगे जिस तरीके से वो बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं तो देखिए, मैं ना जब वहां मुझे बुलाया गया था उसको ज्वाइन करने को, तो एक अभियान था जो कि बिहार की बात करते थे, बिहार के नैरेटिव से सही अच्छी बातें करते थे। अभी भी उनकी बातें अच्छी है, उसमें कोई, मैं अभी भी बोलता, अच्छी बात करते, एकदम सही मुद्दों पे बात करते। लेकिन अब मुद्दों को हल कैसे करना है, वो उस पे जब आप आते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने लगते हैं कि यार आप ये आएगा 5 चीज हो जाएगा। तो जो 5 चीज हो जाएगा आप देखेंगे ना, वो हर एक पॉइंट को अगर आप जाके चेक करवाएंगे, आप गूगल करके देखिएगा, हर एक पॉइंट पे कई दसों या कई 100 आपको प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उस पर काम चल रहा है। तो आप एक तरफ बात कर रहे हैं और यहाँ एनडीए और भाजपा की सरकार उस पर काम कर रही है, तो फिर मुझे लगता है यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, क्या बड़पोलापन कर रहा हूँ, है ना। जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ के खाली बात करने के इसमें, और उसके बाद जब राजनीति भी शुरू हुई तो मुझे लगा थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। तो ठीक है भैया, क्या नेगेटिव लगा उनमें? क्योंकि वो तो इस वक्त कहा जा रहा है बहुत यूथ को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है और उनकी बातें यूथ सुन रहा है। जो 25-30 साल का एक डेडलॉक जैसी स्थिति थी सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में, उसमें उनकी बातें लोग सुन रहे हैं। तो आखिर आपको ऐसा क्या लगा कि उनको भी आपने मिडवे छोड़ा? नहीं, उनको मिडवे छोड़ने की बात नहीं थी, है ना। इट इज नॉट कि मैं उनके करियर को सेट कराने के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने मिडवे छोड़ दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिंपली है कि अगर मैं उनके साथ जाता हूं और उसके बाद देखता हूं कि तब तो अभियान था, फिर पार्टी बनता है, पार्टी के बाद सो कॉल्ड आपको पोस्ट पे डाल दिया जाता है, जो कि डेफिनेटली आपके मतलब मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। और उसके बाद होता है कि वो नाम का होता है पोस्ट, उसमें आपको करना धरना कुछ नहीं है, बस नाम साजे रही है, गुड़िया की तरह बन के बैठे रही है। वहाँ गुड़िया की तरफ वैसा ही है वो पूरा सिस्टम, वो एक तरफा सिस्टम है, वो सिस्टम चलता है। और जो लोगों का आप अट्रैक्शन की बात करें ना, तो मैं वही एक जन को बोला था, ये दैट यू आर अ विक्टिम ऑफ अ गुड्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी।
जो उसमें फंसे हुए हैं वो दे आर विक्टिम्स ऑफ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। वो टाइम आने पे सबको समझ में आएगा कि क्या करने के ना। हो सकता है कि आई एम रॉन्ग, हो सकता है वो गलत हो सकता है सही मायने में देश हित बिहार हित में हो, बट मैं जिस टाइम को देखता हूं, जैसे मैं जितना मैं समझा वैसे लगा। फिर भी मेरे गुड विशेष हैं, अच्छा करे, है ना, अच्छा करे एंड भगवान करे कि सब अच्छा हो और बिहार हित में काम हो। आपको उनकी जो पॉलिटिक्स है वो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी लग रही? अब ऑर्गेनिक नहीं है, बस इतना ही मैं बोला, ऑर्गेनिक नहीं है। और ये इनऑर्गेनिक होता है ना, करते 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 एक चीज आप दिखाते 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 आप एक्सेप्ट करा देते हैं कि हाँ यही अच्छा है, यही ठीक है, तो वो चीज है। और बस यही है और कुछ नहीं। बस देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, चीजें आती रहेंगी, है ना, नई नई चीजें होंगी, नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग शुड बी वेलकम। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को अटैक किया है, अब हम बात कर रहे हैं खाली एक ही पार्टी। बस एक सवाल ये बताइए कि जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया बीजेपी के सीनियर नेताओं को और लगातार सीनियर नेताओं को वो अटैक कर रहे हैं उनके शिक्षा पर, खास करके डिप्टी सीएम, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये नेगेटिव राजनीति है। मैंने देखिए, मैं इस चीज को लगातार देख रहा हूँ और कुछ चीजें हैं बड़े लेवल पे, लेकिन मैं इसको बोलूंगा नहीं, आई नो वो ठीक नहीं होगा बोलना, लेकिन एक नेगेटिव राजनीति का प्रचलन मतलब यहीं कहीं या उसी ग्रुप से शुरू हुआ है बिहार या भारत में। मैं जिस बात को समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान है राजनीति का निगेटिवाइजेशन करना, है ना, तो मुझे ये ठीक नहीं लगता। एक शुचिता होनी चाहिए राजनीति में और आप बिलो द बेल्ट हिट नहीं कर सकते हैं, है ना। आप पॉलिसी पे पॉइंट्स पे बात करते हैं, आप पर्सनल जाते हैं, हर बात पे पर्सनल होने का प्रयास करते हैं। भाई आपको किसी से दिक्कत है तो उसके लिए कानूनी व्यवस्था आप जाइए ना, उस पे उसका ड्रामा करके उसको उस पे अपने लिए हम बड़े बढ़िया हो गए, तो ये सब चीज मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज बीजेपी डज नॉट रिएक्ट, शायद बीजेपी समझते हैं चलो यार करते, इतने कितने लोग बोलते हैं, बोलने दो एक, हाँ, तो डज नॉट रिएक्ट इसका मतलब नहीं कि आप अच्छे हो जाते हैं, है ना। कि एक कोई भी छोटा मान लीजिए, है ना, कोई कुछ भी चल रहा है रास्ते में, अगर वो मुझे कुछ करता, मैं नहीं रिएक्ट करता, तो इसका मतलब है थोड़ी क्यों मेरे से ज्यादा पावरफुल हो गया। तो ऐसे नहीं देखना चाहिए, ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ जाता है, करने दो यार, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब चलता है, चलने दो। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको कहीं कोई जगह नहीं मिला, तो कहीं तो जगह चाहिए, वो लोग तो एटलीस्ट सेटल हो जा रहे हैं वहां पे, तो अच्छी बात है। क्या है कि जो फ्री रेडिकल्स जो समाज में घूम रहे हैं उनको एक जगह मिल जा रहा है बहुत बार, तो इट साउंड्स बैड, बट कहीं ना कहीं जब डीपली आप देखेंगे ना, क्योंकि मैं भोगी हूं ना, तो मैं समझता हूं इस बात को। तो आई डोंट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ अ टीम जो कि बाद में ये लगे कि यार अपने फायदे के लिए जुड़ा हुआ था यहाँ पे। मुझे कोई नहीं फायदा चाहिए, मैं आपको दे रहा था। जिस दिन मुझे लगा कि नहीं अब वो रिवर्स जाएगा उसका नैरेटिव, तो मैं सेड नहीं, आई अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं हो रहा है, तो वहां नहीं होना। प्लस मैं आया था भाजपा के लिए, हम इन भाजपा सिंपल है, या बीजेपी के लिए नौकरी छोड़ा था थोड़े ना, मैं तो जानता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है भी बिहार में, मैं तो बीजेपी के लिए छोड़ा था, अब बीजेपी में ही हूँ, तो सिंपल मैं जहाँ के लिए निकला था वहीं पे हूँ, तो माई थिंग इज कम्प्लीट। तो अब आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं आया था बीजेपी के मंच के लिए और आजीवन आपको यही पट्टा मेरे गले में दिखेगा। अच्छा, एकदम आप देख लीजिएगा, आजीवन यही दिखेगा, क्योंकि मैं खुद बाल स्वयंसेवक हूँ, मैं खुद को पर्सनली बहुत करीब समझता हूँ, मानता हूँ कि मैं संघ के विचारधारा, भाजपा के विचारधारा से एकदम घनिष्ठता से, दैट्स माई नेचुरल वे ऑफ लाइफ, मेरे लिए वो नेचुरल लगता है। भाजपा में रहना मेरे लिए नेचुरल है ना, बाकी थोड़ा कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता, वो तो नेचुरल हूँ, जहाँ वहीं रहूंगा, ये मेरा स्वाभाविक ऑर्गेनिक चाहिए, ये दिस इज ऑर्गेनिक एंड आई एम एज अ पर्सन आई एम वेरी ऑर्गेनिक। हाँ, तो इसलिए मुझे कुछ भी इनऑर्गेनिक होता तो मुझे डिस्टर्ब करता है, यही है। लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष इस वक्त खास करके अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी, ये तमाम लोग हैं आपके खिलाफ। आप जहां चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार बीजेपी ये सीट हार चुकी है, कांग्रेस की एक तरीके से गढ़ बन गई है सीट, दो बार से जीत रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, इसको कैसे आप देखिए, जो जीत रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा रहा होगा, इसीलिए जीत रहा है, ऐसे देखते और क्या देखते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी चुनौती नजर नहीं आते हैं? नहीं, मुझे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है ना बक्सर की, मैं उसको चुनौती, राजनीति क्या चुनौती है, मैं इतने बड़े पार्टी का हिस्सा हूँ, मेरा इतना बड़ा संगठन है, हाँ, तो मैं थोड़े ना मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मेरा संगठन चुनाव लड़ रहा है, मेरा पार्टी चुनाव लड़ रहा है। हाँ, जितना मुझे काम दिया जा रहा है, जो मेहनत करने को कहा जा रहा है, मैं कर रहा हूँ, करूंगा। हाँ, तो एज अ चुनौती डेफिनेटली चुनौती तो है ही, ऐसा कैसे कह लेंगे कि चुनौती नहीं है। कोई चीज इतना केक वॉक थोड़ी होता है, इतना हल्का थोड़ी होता है। राजनीतिक स्पेस है जहाँ पे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए, तो वो चैलेंज तो है। बस इस चैलेंज को सक्सेसफुली जीतने के लिए मैं मानता हूँ कि हमारे संगठन उनसे काफी कई ज्यादा मजबूत है, और इसका आपको इस चुनाव में रिजल्ट दिख जाएगा।
आपके लिए मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए लोकल मुद्दे अगर देखिए अब यहाँ बक्सर की हम बात करें तो बक्सर में एक जो कि मेजर मुद्दा है कि बक्सर की आइडेंटिटी है ना, कि बक्सर की आइडेंटिटी एज अ धाम होना चाहिए। लेकिन इसका आप देखेंगे कि जिस तर्ज पे मथुरा अयोध्या काशी बना उस तर्ज पे बक्सर नहीं बन पाया। तो इसका जो एक कल्चरल और जो स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रहा है बक्सर का वो कहीं ना कहीं इग्नोर्ड हो गया। मैं उस पर भी काम करना चाहता हूँ कि उसके और इसके इर्द गिर्द व्यवस्था जब आप इस मुद्दे पे काम करते हैं इसकी आर्थिक व्यवस्था पे काफी मेहनत करने की हमें जरूरत है कि यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग है वो सेफ रहे, वो सेफ फील करे, उनका आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज है वो बेहतर हो। साथ ही यहाँ पे जो एजुकेशन के व्यवस्था है उसको मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास किया जा सके और इसके साथ हेल्थ व्यवस्था जो है उसको भी मैं चाहता हूँ कि एक सुपर स्पेशलिटी बेहतर हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए, यहाँ के लोगों को बाहर न जाना पड़े। इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करना है, बट द ओनली थिंग इज मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि बक्सर के जो इश्यूज हैं वो 10 सालों में नेग्लेक्ट से बहुत गुजरा हुआ है। जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं वो जमीन पे नहीं उतर पाए हैं बिकॉज ऑफ ग्रॉस करप्शन एट द बेस लेवल। और यहाँ पे सिंडिकेटाइजेशन हो चुका है, सिंडिकेट्स बन चुके हैं, हर चीजों को ये सर्कल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जो फ्लो ऑफ डेवलपमेंट है वो जेन्युइनली लोगों तक पहुंच पाएगा। आप क्या बक्सर को भी अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मथुरा जैसा देखना चाहते हैं? देख रहे हैं इसमें पोटेंशियल देखते हैं? इससे इस तर्ज पे या मैं देखो मेरा प्रयास तो हमेशा होगा बेस्ट करने का कि शायद उसे एक स्टेप अप देखा जाए, क्योंकि हर नया जनरेशन बेहतर होता है। तो अगर बक्सर का डेवलपमेंट लेट हो रहा है तो वो पहले जो डेवलपमेंट हुआ उनसे बेहतर होगा। मैं डेफिनेटली बक्सर को उस तर्ज पे या उससे बेहतर देखना चाहता हूँ। आखिरी सवाल ये बताइए कि मैं आपका जो वेशभूषा देख रहा हूँ, गेटअप, इसमें न कुर्ता न पैजामा, आप भी शर्ट और पैंट और चप्पल में आप दिखाई दे रहे हैं। ये जो नया ट्रेंड है पॉलिटिक्स में, क्या उसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? खासकर अभी तक टी शर्ट हम लोग राहुल गांधी का देखते थे शर्ट में, और इसमें तेजस्वी को भी देख रहे हैं। तो क्या न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आई बिलीव अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चीजें बड़ी नेचुरल फ्लो में जा रही है ना, कि अब पीपल हु इन पॉलिटिक्स आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर आइडेंटिटी, है ना। मुझे पैजामा कुर्ता पहनने से मैं राजनेता बन सकता हूँ, मतलब पैजामा कुर्ता पहनने से मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, वो बात नहीं है। तो मैं जैसा हूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं अगर अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हूँ तो इफ आई कैन कैरी माई सेल्फ आई गो विथ एनीथिंग। तो यही चीज नए जनरेशन में आपको दिखेगा। और ये वक्त की बात है, सबसे पहले धोती कुर्ता पहनते थे, है कि नहीं, फिर पैजामा कुर्ता पे आ गया। अब मे बी और ये कंफर्टेबल है, मैं दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, भाग रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, दीवारें फांद रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा इजी होता है ये भी। तो कभी जरूरत पड़ेगा तो पैजामा कुर्ता ही पहनेंगे, धोती कुर्ता ही पहनेंगे, लेकिन एक कंफर्टेबल वियर है। तो और मेंटेन करने का ज्यादा इशू नहीं है, अपने चुपचाप एक बार धोइए, आयरन मारिए, पहन के घूमिए, तो इसलिए इजी भी रहता है। तो एक सवाल और चलते चलते ले लेता हूँ, चूंकि मैं यूपी से आ रहा हूँ अभी। यूपी में एनकाउंटर्स बड़ा चर्चित होता है। योगी आदित्यनाथ जी की जो पॉलिसी है वो अपराधियों को हाफ एनकाउंटर की बड़ी चर्चा होती है कि पैरों में गोली मार दी जाती है अगर कोई अपराधी वैसा निकला तो। आप भी जिस प्रदेश से आए वहाँ एनकाउंटर्स हुए, आपने भी किए होंगे, मुझे लगता है आपके बारे में चर्चा भी है। कैसे देखते हैं इन दोनों चीज? नहीं देखिए, एनकाउंटर्स में इस चीज की जरूरत है। जिनको इस पर डाउट्स होते हैं, है ना, मैं नहीं जानता हूँ कि कुछ एनकाउंटर्स हो सकते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से कर देते होंगे, लेकिन मैं जिन एनकाउंटर्स को देखा है, जिस फील किया है, तो अगर आप नहीं मारेंगे तो मर जाएंगे, है ना। मतलब यू हैव टू शूट टू सेव योर सेल्फ, है ना, और कुछ नहीं। बिकॉज मैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में था, मैं टुच्चे सब चिंदी पिंदी टाइप के लोगों से नहीं लड़ रहा था। वहाँ प्रॉपरली रॉकेट लॉन्चर्स एंड AK सीरीज के, M सीरीज के वेपन्स के साथ ग्रेनेड्स ले हुए हैं, क्लेमोर माइंस लगाए हुए हैं, ऐसे मिलिटेंट्स से लड़ रहा था जो कि पूरी तरह से आपको निस्तनाबूत, आपके टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए मतलब लालायित है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको जीने के लिए आपको यू हैव टू किल टू सर्वाइव। और जहाँ तक बात कर रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर और ये लग गया, गोली वो लग गया, तो मुझे लगता है आदमी को देखना चाहिए। कुछ हो सकता है, मैं नहीं जानता, मैं किसी को चीज को राउटराइल नहीं बोलूंगा, नहीं सब ठीक है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन, पैर में जो गोली की बात करते हैं ना बॉस, आप उस पुलिस वाले को अच्छा बोलिए कि उसने सीने में नहीं मारा, गोली चली तो कहीं भी लग सकती, तो उसने पैर में मारा। वो अच्छा ट्रेंड है कि ट्रेनिंग में सिखाते हैं ये बात कि पहली गोली पैर में मारो हमेशा। तो ठीक है, वो इस पर ट्रेनिंग अपना काम कर रहा है, इस पर ड्रिल कर रहा है, तो उसमें गलत क्या? आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, मजिस्ट्रियल इंक्वायरीज होते हैं हर फायरिंग के, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगा, उसमें गलत हो तो उसको सजा मिले, नहीं है तो फिर ये पब्लिक सेफ्टी के लिए उठाया हुआ है एक अच्छा कदम है, उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे आनंद मिश्रा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बक्सर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन अब चुनाव के मैदान में है। बक्सर से नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक,